Let's see this question. So the question is, in which of the following arrangements the sequence is not strictly according to the property written against it. यहाँ पे हमें कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे, तो हमको बताना है कि कौन से ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें जो हमारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है एक तरह से, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ एसिड्स दिए हुए हैं हमें। सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, as we move from top to bottom, atomic radii increases, एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देखो, अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, क्योंकि एसिड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयंस। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस और F माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे ये नेगेटिवली चार्ज एनायंस बने हैं, अगर वो स्टेबल बनेंगे, मतलब अब हमको क्या देखना है, उन नेगेटिवली चार्ज एनायंस की स्टेबिलिटी के बारे में देखना है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर इसके रिमूवल के बाद जो बनने वाला जो एनायन है, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, अगर वो स्टेबल होगा तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो, I माइनस का साइज सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, एंड देन फ्लोरीन का, ठीक है। सो अगर आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज जैसे कि बहुत बड़ा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अपने ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। तो मतलब जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर वो एक बड़े साइज के एटम पे बनता है तो वो स्टेबल होता है। सो हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन अ लार्ज साइज एटम इज मोर स्टेबल। इस वजह से आयोडीन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, देन ब्रोमीन पे, देन क्लोरीन पे, एंड देन फ्लोरीन पे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबलाइज। तो इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो HI की सबसे ज्यादा होगी, देन HBr की, देन HCl, देन HF। तो ए जो हमारी ऑर्डर है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिस क्या काम करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। यहाँ सबके पास ही क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है सारे, ठीक है। अब ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है, तो इन सबके पास क्या है, लोन पेयर। अब जितना इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देंगे वो उतना ही अच्छा बेस होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं देखूं इसमें, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो जो हमारा साइज होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन Sb एंटीमनी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जो होगा एटॉमिक साइज वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो, जब इसके ऊपर जो लोन पेयर है, एज इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसके केस में, Sb के केस में जो चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि ये वाली जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिक्रीजेस। और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इसके पास कम अवेलेबल होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू द डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी per unit volume, the lone pair on Sb is least available for donation, ठीक है। अच्छा, देखो इसका साइज बहुत बड़ा है,
तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिफ्यूज्ड होगी, ठीक है। तो वो हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर चार्ज डेंसिटी चाहिए हमें, मतलब न्यूक्लियो, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पर साइज बड़ा होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्पर्स्ड है, यानी कि चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो हमारी बेसिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके केस में जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होता है वो होगा, सो इसके केस में जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगा वो होगा, अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा, अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन PH3, देन ASH3 एंड देन SbH3, ठीक है। तो ये जो मेरा ऑर्डर है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब आगे देख लेते हैं, इन सबको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर इसके केस में देखूं तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पे P3 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हाफ फिल्ड है, P सबशेल, तो इट इज अ जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं दे आर स्टेबल। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कराना चाहेगा, तो इसमें हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एंड देन अलोंग द पीरियड अगर हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो कार्बन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरॉन। तो ये एक करेक्ट ऑर्डर है ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब लास्ट देख लेते हैं, CO2, SiO2, SnO2, PbO2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, as we move down the group, oxidizing power increases due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब जो हमारे जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो मतलब टॉप टू बॉटम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, कम होती रहती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो मतलब ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, तो इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करके एक लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी द इनकरेक्ट ऑर्डर विल बी ऑर्डर बी।